अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिबाई मॉडल फॉर डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। हम लोगों ने सॉलिड स्टेट फिजिक्स की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है, तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। देखते जाएं। तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर 12 है। इसका हमारे पास है एफ पार्ट, डिबाई मॉडल फॉर डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। तो आने वाली वीडियोस में इन टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, इस टॉपिक को समझने से पहले जो बातें, जो डिस्कशन, जो कंसेप्ट हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं उसका हमें पता होना चाहिए। ओके, तो ये देखिए, ये तमाम कंसेप्ट हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। हम क्योंकि हम जो किटल बुक की उसको फॉलो कर रहे हैं, किटल की बुक को, तो उसकी बुक पर ये हमारे पास मेंशन है। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो 5वां चैप्टर है ये हमारे पास किटल की बुक का। ओके, तो यहीं तक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इसको। डिबाई मॉडल फॉर डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। तो इसमें सबसे पहले अर्ज ये, अच्छा, जो भी मैं इधर वर्डिंग बोलूँगा वो इसी बुक में से ही होगा, यानी कि कंसेप्ट इसी बुक का ही होगा, लेकिन वर्डिंग चेंज हो सकती है। ओके, तो जिस तरह देखें कि लास्ट टॉपिक में हमने हमारा फोकस किस पर था, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स पर था। किस पर? डेंसिटी ऑफ स्टेट्स पर था, जो लास्ट हम टॉपिक स्टडी करते आ रहे हैं। डेंसिटी को उसने, यानी कि उसने मतलब राइटर ने, डेंसिटी को राइटर ने यानी कि उसने फोनोन गैस का नाम दिया था किसी मेटल या क्रिस्टल के अंदर एट सम स्पेसिफिक रेंज ऑफ टेम्परेचर। ओके, यानी कि लास्ट वीडियोस को अगर हम गौर से देखें तो उसमें हमने एक ये इस बात को डिस्कस किया हुआ है कि किसी ख़ास टेम्परेचर पर, किसी किसी ख़ास टेम्परेचर की एक लिमिट है। उस लिमिट के अंदर किसी मेटल या किसी क्रिस्टल या किसी मटेरियल के अंदर जो हमारे पास फोनोन्स होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा मिकदार में होते हैं, इसलिए हम कह देते हैं कि उस मटेरियल के अंदर फोनोन गैस है। क्या है? फोनोन गैस है। तो जिस तरह हमारे पास अब नेक्स्ट देखें कि जो कि इक्वेशन नंबर 10 है, जो कि डेंसिटी ऑफ स्टेट या फिर डेंसिटी ऑफ मोड्स पर फोकस था। फिर उसी को हमने 1 डायमेंशन में कैलकुलेट किया था, फिर 3 डायमेंशन में कैलकुलेट किया था। ओके, अगर यानी कि देखिए हमारे पास ये देखें, जो इक्वेशन नंबर 10 है ये किसके मुतालिक है? डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, डेंसिटी ऑफ मोड्स मुतालिक है। तो इसी डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को पहले हमने 1 डायमेंशन में देखा था, तो इधर फिर 2 डायमेंशन था जो कि लास्ट कम पोर्शन में इधर दिया गया है, तो फिर हमने 3 डायमेंशन में देखा था डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को। ओके, तो ये बात है इधर। अच्छा है ना, ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये सियाको सबा का इस टॉपिक का, इन बातों का हमें पहले इल्म होना चाहिए। ओके, हो गया। तो तो अब जो हमारे पास जो ये है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, अब इसी डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को फर्दर कैलकुलेट करने के लिए डिबाई ने और आइंस्टाइन, एक हमारे पास डिबाई ये नाम है साइंटिस्ट का, और आइंस्टाइन का एक नाम है साइंटिस्ट का। ओके, हम जानते हैं। तो इन दोनों ने दो मुख्तलिफ अपनी राय पेश की, दो मुख्तलिफ अपने दोनों ने अपने मॉडल पेश किए। तो उन दोनों मॉडल में से हम जो पहला मॉडल है डिबाई वाला मॉडल, उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो इसमें देखें, इन द डिबाई अप्रोक्सीमेशन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज टेकन एज कांस्टेंट फॉर ईच पोलराइजेशन टिप। अब इस पैराग्राफ में ये बताने की कोशिश की गई है कि जैसे लास्ट में हमने इलास्टिक वेव में हमने वेलोसिटी ऑफ साउंड को एज कंटिन्यूम मटेरियल के तौर पर कंसिडर किया था। किसमें? जब हमने इलास्टिक इलास्टिक वेव की बात की थी, तो इसमें हमने साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड को कैसे कंसिडर किया था? एज अ कंटिन्यूम के तौर पर कंसिडर किया था। तो अब यहाँ भी क्लासिकल अप्रोच पर
उसको एज कंटिन्यूम कंसिडर कर सकते हैं। मतलब क्या हो गया कि साउंड वेलोसिटी को डिस्क्रीट मतलब वेव पैकेट के तौर पर नहीं बल्कि कंटिन्यूम के तौर पर इधर हम कंसिडर कर रहे हैं। और हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि डिस्क्रीट में क्या होता है, कॉन्टीन्यूस में क्या होता है। ओके, ये हमने क्वांटम मैकेनिक्स 1 में भी और क्वांटम मैकेनिक्स 2 में भी स्टडी किया हुआ है इसको। खैर, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड को कंसिडर करते हैं एज अ कांस्टेंट फॉर ईच पोलराइजेशन। या ये आ गया फॉर ईच पोलराइजेशन। अब यहाँ पोलराइजेशन का मतलब क्या है कि अकोस्टिकल या ऑप्टिकल मोड्स जो हमारे पास बनते हैं वो है, यानी कि पोलराइजेशन मीन अकोस्टिकल एंड ऑप्टिकल जो मोड्स बनते हैं वो है यहाँ मुराद पोलराइजेशन में। यानी कि अगर आप लोगों ने जो चौथा चैप्टर है, चौथे चैप्टर की अगर ये ए और बी ई पार्ट को डिस्कस किया है, इसकी अंडरस्टैंडिंग है, तो फिर मेरी आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे। ओके, अकोस्टिकल और ऑप्टिकल मोड्स ओके, पोलराइजेशन में इधर ये मुराद है। तो लिहाजा जो हमारे पास डिस्पर्शन रिलेशन है वो हमारे पास क्या है, W इक्वल टू वी की। तो द डेंसिटी ऑफ स्टेट, यानी कि अब यहाँ क्या इक्वेशन नंबर जो 22 है कि इसमें हमने इसको हम किस तरह अपडेट करते हैं कि जो ओमेगा की वैल्यू है उसको हमने इक्वेशन नंबर 20 में पुट कर दिया है। तो यानी कि इस ओमेगा की वैल्यू को हमने यहाँ पुट किया तो हम इस 22 इक्वेशन को ऑब्टेन कर लेते हैं। एज वी नो डैट कि जो हमारे पास न्यूमरोलॉजी यानी कि नंबर ऑफ मोड्स होते हैं वो डिग्री ऑफ फ्रीडम पर डिपेंड करते हैं, ये हम पहले ही जानते हैं। ओके, बल्कि इधर लिखा भी होगा नहीं, चलें वैसे भी हमें इस बात का इल्म होना चाहिए कि जो नंबर ऑफ मोड्स होते हैं जिनको हम न्यूमरोलॉजी कहते हैं वो डिग्री ऑफ फ्रीडम पर डिपेंड करते हैं। तो अब जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को यूज़ करके उसने यानी कि राइटर ने एक लिमिट लगा दी है कि जो कि हम इक्वेशन नंबर 19 से ऑब्टेन करते हैं। इक्वेशन नंबर 19 को यूज़ करते हुए हम इक्वेशन नंबर जो 23 है इसको हम ऑब्टेन कर लेते हैं। अब इक्वेशन 19 वो हमारे पास ये है। ओके, इसकी मदद से हम इक्वेशन नंबर जो हमारे पास 23 है इसको हम ऑब्टेन कर लेते हैं। तो अब यहाँ एक क्वेश्चन उठता है, वो क्वेश्चन ये अब हम बना सकते हैं कि जो राइटर है उसने जो अकोस्टिकल फनोन मोड ही क्यों लिया हुआ है। हमारे पास दो मोड होते हैं ना, यानी कि बेसिकली एक ऑप्टिकल होता है एक अकोस्टिकल होता है। तो ऑप्टिकल भी हम इधर ले सकते थे। ओके, तो ऑप्टिकल इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो इससे मिलता जुलता नहीं है। यानी कि ऊपर देखें, अगर हम बात करें, ये देखें वेलोसिटी ऑफ साउंड कि हमने साउंड की वेलोसिटी को लिया हुआ है और हम जानते हैं कि जो साउंड की वेलोसिटी होती है वो ऑप्टिकल मोड पर डिपेंड नहीं होती बल्कि वो अकोस्टिकल ब्रांच जैसी बिहेवियर शो करती है। ओके, वेलोसिटी ऑफ साउंड कह लें या अकोस्टिकल ब्रांच कह लें, अकोस्टिकल मोड कह लें, एक ही बात है। आई थिंक जब हम एफएससी में थे तो जो डॉपलर वाला इफेक्ट है वो भी इसी से मिलता जुलता था एफएससी में। अब जो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है उसका। खैर, 23 क्वेश्चन ऑब्टेन कर लेते हैं। तो ये मेरे पास क्या है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। यहाँ जितनी भी कैलकुलेशन आ रही है वो रेसिप्रोकल स्पेस के में आ रही है। किस में आ रही है, रेसिप्रोकल स्पेस के में आ रही है। जिस तरह फ्रीक्वेंसी एक लिमिट में है मींस कट ऑफ है, बिल्कुल इसी तरह वेव वेक्टर भी लिमिट में है यानी कि कट ऑफ रेंज में है। डन हो गया कि ये देखें जिस तरह हमारे पास ऊपर हमने कहा कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो एक लिमिट में है, एक बाउंड्री में है। बिल्कुल इसी तरह जो हमारे पास जो वेव वेक्टर है जो की है इसकी भी यहाँ एक लिमिट है। ओके, खैर ये तो इधर बात मेंशन नहीं है लेकिन इसका पता होना चाहिए। अब जो हमारे पास 21 इक्वेशन है वो 21 इक्वेशन को हम यूज़ करते हुए और इसकी वैल्यू को यूज़ करते हुए हम 24 इक्वेशन को
ऑब्टेन कर लेते हैं, जो कि डायरेक्ट लिखी हुई है, तो इसलिए हम इधर भी डायरेक्ट ही लिखेंगे। डेरिवेशन है लेकिन हम डेरिवेशन चूँकि नहीं कर रहे, हम बुक के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास 24 इक्वेशन ऑब्टेन कर लेते हैं हम। तो ऑन द डिबाई मॉडल वी डू नॉट अलाउ द मोड्स ऑफ वेव वेक्टर लार्जर देन के डी, यानी कि अब यहाँ बताने का मतलब ये कहा गया है उसमें कि अगर हमारे पास वेव वेक्टर कट ऑफ वेव वेक्टर, यानी कि अगर हमारे पास वेव वेक्टर कट ऑफ वेव वेक्टर से ज़्यादा हो जाए तो फिर उसको इग्नोर कर देते हैं, यानी कि अलाउ नहीं करते। यहाँ कट ऑफ एक लिमिट फ्रीक्वेंसी है, जिस तरह देखें ना फोटो इलेक्ट्रिक में एक जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला प्रोसीजर देखते हैं तो उसमें जब हमारे पास फोटोन होता है, फोटोन उसकी एक ख़ास एनर्जी होती है जो कि एच कट ओमेगा होती है, उसकी ख़ास एक पैकेट ऑफ एनर्जी होती है, ओके, लिमिट होती है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ कट ऑफ एक लिमिटेड फ्रीक्वेंसी है, ओके, जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो भी एक लिमिट केस में है। तो लिहाजा अगर हमारे पास जो वेव वेक्टर है वो कट ऑफ वेव वेक्टर से ज़्यादा है तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं, उसको हम अलो ही नहीं करते, और अगर इसके बरअक्स हो तो उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हमारे पास ये इक्वेशन लिखी हुई है जिसको हम ऑब्टेन करते हैं इक्वेशन नंबर 9 से, वो इस 25 की इक्वेशन की फॉर्म में। तो यहाँ हमारे पास क्या है, ये यू है जो कि हमारे पास एनर्जी है, जो कि चैप्टर के स्टार्ट में इसकी हमने वैल्यू भी दी गिवन है यू की। तो अब जो मेरे पास एन क्या है, यहाँ हमारे पास एन है प्लांक्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, यानी कि अगर हम इक्वेशन नंबर 9 को देखें तो यहाँ देखें ये वाली इक्वेशन नंबर 9 है, इस इक्वेशन नंबर 9 की मदद से हमने इस इक्वेशन को ऑब्टेन किया। तो अब यहाँ जो मेरे पास है ये वाला पार्ट है, ये वाला, ये मेरे पास क्या प्लांक्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, तो इसकी जो वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे, तो मेरे पास ये हम वैल्यू ऑब्टेन कर लेंगे। यहाँ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 से लेकर WD तक दी गई है, ओके, जिसके नतीजे में उसी के कोरोस्पोंडिंग वेव वेक्टर होते जाएंगे। खैर स्टार्टिंग में वेलोसिटी कांस्टेंट थी, लेकिन अब इधर राइटर कह रहा है कि फोनोन की वेलोसिटी इंडिपेंडेंट है पोलराइजेशन के, यानी कि अगर हम लास्ट वीडियोस की बात करें तो उसमें हमारे पास वो डिपेंडेंट चीज़ें थी, लेकिन अब इधर क्या है कि इंडिपेंडेंट है, कि जो हमारे पास फोनोन की वेलोसिटी है वो पोलराइजेशन के इंडिपेंडेंट है, या फिर इनके मोड्स हों वो सब के सब इंडिपेंडेंट हैं पोलराइजेशन के, ओके, फोनोन कह लें या मोड कह लें, तो वो क्या है, सब सब इंडिपेंडेंट है पोलराइजेशन। अब ये पोलराइजेशन क्या होते हैं, मोड्स क्या होते हैं, इसको हमने वीडियो नंबर 10 के ए पार्ट में डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि जब चौथा चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने उधर इसको डिस्कस किया हुआ है। अब यहाँ जो 3 है, यहाँ देखें जो हमारे पास ये 3 है, ये बातें हम अर्ज कर चुके हैं, ओके, ये देखें इंडिपेंडेंट पोलराइजेशन है। तो आज जो मेरे पास ये 3 है ये कहाँ से आया, तो यहाँ जो 3 से सिंगल इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 3 है, इसलिए इक्वेशन नंबर जो 26 है इसमें हमने 3 का इजाफा कर दिया हुआ है, ओके, यहाँ के 25 इक्वेशन से हम 26 इक्वेशन में आए, तो इसमें हमने 3 का इजाफा खुद से कर दिया हुआ है। वो किस वजह से, क्योंकि 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम या तो एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है या फिर हमारे पास जी एक्सिस है। तो अब इधर हम अगर एक्स डी की वैल्यू निकालते हैं तो वो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ 27 इक्वेशन की फॉर्म में आएगी। एक्स डी की वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से अगर हम एक्स डी की वैल्यू को निकाल लें तो वो हमारे पास इस फॉर्म में आएगी, ओके। तो थीटा जो हमारे पास है, यहाँ देखें जो थीटा है वो रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर को, जिसको डिबाई टेम्परेचर कहते हैं, ओके, ये वाला है थीटा क्या है, टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर को हम डिबाई टेम्परेचर भी कहते हैं।
अच्छा जी। तो हम जो क्रिस्टल की थर्मल प्रॉपर्टीज़ में जब टेम्परेचर इन्वॉल्व होता है तो थीटा का मतलब वहाँ क्या बन जाता है, डिबाइट टेम्परेचर। ओके, यानी कि ज़ाहिर बात हम टॉपिक उसी को स्टडी कर रहे हैं, हमारी वीडियो का कंसर्न ही यही है ना, कि हमारा चैप्टर यही है कि क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज़ थर्मल वाइब्रेशन को। तो लिहाजा जब भी हम किसी क्रिस्टल या मटेरियल की थर्मल प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं तो वहाँ अगर हमारे पास टेम्परेचर इन्वॉल्व होता है तो उसको जहाँ और उस टेम्परेचर को हम डिबाई टेम्परेचर का नाम देंगे, उस डिबाई टेम्परेचर को हम थीटा से डिनोट करते हैं। खैर, अब हम क्या करते हैं कि जो डब्ल्यू डी है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। तो यानी कि क्या है, इन सिंपल वर्ड्स, जो 23 इक्वेशन है इसको मदद से हम जो हमारे पास 28 इक्वेशन है इसको हम ऑब्टेन कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये डी बाय टेम्परेचर है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट पर आते हैं, 28 इक्वेशन है तो ये हमारे पास क्या है, 29 इक्वेशन है। टोटल फोनोन एनर्जी है हमारे पास। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं। और ओके हो गया। तो और जो मेरे पास ये एक्स डी है, ये एक्स डी किसकी इक्वल है, ये इसकी इक्वल है थीटा ओवर टी के है। ये भी टेम्परेचर है, ये भी टेम्परेचर है, लेकिन ये डिबाई टेम्परेचर है, ये याद रखिएगा। अब अगर हम इक्वेशन नंबर जो 26 है, ये देखें, जो मेरे पास 26 इक्वेशन है, 26 के मिडिल पार्ट को विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर डिफ्रेंशिएट कर दें तो हम ऑब्टेन कर लेते हैं हीट कैपेसिटी को। यानी कि जो 26 है इसके मिडिल पार्ट को अगर हम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम जो हमारे पास है हीट कैपेसिटी को ऑब्टेन कर लेते हैं, जो कि हमारे पास ये है इन द फॉर्म ऑफ 30 इक्वेशन है। और अगर हम थोड़ी तवज्जो करें, गौर करें, इस चैप्टर के स्टार्ट में हमने जो कहा था वो हमने यही कहा था कि हम इस चैप्टर में इन टॉपिक्स में हीट कैपेसिटी को ही फाइंड करेंगे। यानी कि हम जब देखें हमारे जो चैप्टर का उसका नाम ही हमारे पास ये देखें फोनोन हीट कैपेसिटी। ओके, कि जब हमने जो पहला टॉपिक स्टडी किया था तो इसमें हमने फोनोन हीट कैपेसिटी ही फाइंड करना चाहते थे। इस चैप्टर में इन जो चैप्टर्स में टॉपिक यूज़ होंगे तो लिहाजा हमने क्वेश्चन नंबर 26 की मदद से उसको जब हमने डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर तो हम इसको इक्वेशन कर लेते हैं और ये मेरे पास क्या हीट कैपेसिटी है और यही हम निकालना चाहते थे। ओके, तो लिहाजा डिबाई मॉडल के तहत राइटर ने जो हीट कैपेसिटी फाइंड की है, हीट कैपेसिटी कैलकुलेट की है बाय यूजिंग 30 इक्वेशन, वो उसको हम ग्राफिकल अगर दिखाना चाहते हैं तो वो मेरे पास ये फिगर नंबर 10 जो 7 है वो शो कर रही है। ओके, अब अगर हमारे पास जो टी है वो टी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर हो जाए थीटा से, नोट यहाँ कि यहाँ मैंने पहले अर्ज किया कि टी भी टेम्परेचर है और ये भी टेम्परेचर है, ये मेरे पास क्या डी बाई टेम्परेचर है। अगर हमारे पास टी की वैल्यू ग्रेटर हो जाए थीटा से देन क्या होगा कि हीट कैपेसिटी विल रिमेन इज इक्वल टू 3 N KB। ये कब होगा, जब ये कंडीशन अप्लाई होगी। ओके, जब टी ग्रेटर देन होगा थीटा से, डिबाई टेम्परेचर से टी ज़्यादा होगा, तो उस वक्त जब हमारे पास हीट कैपेसिटी होगी वो 3 N KB के इक्वल होगी। और KB क्या है, हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। अच्छा जी, तो हीट कैपेसिटी में हमारे पास ये है कि बाई एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिया हुआ है टेम्परेचर, और वाई एक्सिस पर हमारे पास हीट कैपेसिटी है। ओके, तो ये आपकी जो इसकी कैप्शन है ये खुद रीड कर लीजिएगा। तो अब यहाँ देखें जो हमारे पास फिगर नंबर 8 है, हीट कैपेसिटी ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम को हमने प्लॉटेड किया हुआ है फिगर नंबर 8 में। तो टेम्परेचर है वर्सेस हीट कैपेसिटी है। ओके, तो सो वी कैन फाइंड आउट हीट कैपेसिटी ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हमारे पास, तो ये सारी जो अभी तक हमने डिस्कशन की है ये डिबाई मॉडल के तहत की है।
अब जो हमारे पास नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम डिबाई टी क्यूब लॉ को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।